everyone, I hope you are doing well. So this is शिवानी गुप्ता and welcome to our channel Learn with Shini. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके पहले के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, उसकी जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स होते हैं जिसको जो रूलर होता है उसको भी फॉलो करना पड़ता है, सिटीजन्स होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है, जो रूलर है उसके राइट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं? तो ये सारे जो रूल्स हैं ये एक बुक में लिखे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, हमने एक जगह रिकॉर्ड करके रख दिया। सो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो होते हैं वो कहाँ से क्या क्या वैल्यूज लेके आते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, और क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस पूरे चैप्टर में, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में पढ़ाने वाली हूँ। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बन के तैयार हुई वो कैसे बनी, किसने बनाई, और क्या क्या उसमें वैल्यूज वगैरह इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे जो कि है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका जो है अभी एक रिसेंट नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना है जिसने अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो समझते हैं कहानी क्या है। सिचुएशन ये थी कि जो साउथ अफ्रीका था वहां पे नेल्सन मंडेला और 7 लीडर, उनके साथ 7 लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो लोग अपार्थाइड सिस्टम का विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? सो देखिए, अपार्थाइड सिस्टम ये लगाया था यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स के ऊपर। क्या कहानी होती है, जब 16 to 17 सेंचुरी में यूरोपियन जो हैं वो आने लगते हैं अफ्रीका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट में फैलने लगते हैं, तो वो इंडिया में भी आए। एज यू नो कि इंडिया में भी आके वो आए, यहाँ पे उन्होंने रूल किया। उसके अलावा वो अफ्रीका भी गए थे, और अफ्रीका में वो जाके उन्होंने रूल ही नहीं किया, वो साथ में जहां वहां पे जाके सेट हो गए, सेटल हो गए। ठीक है, और सेटल हो गए तो यहाँ पे अब जो सिटीजन्स हो जाएंगे, एक तो व्हाइट्स हो जाएंगे और दूसरे अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे उनको ब्लैक्स बोला जाता था। तो उन्होंने एक अपार्थाइड सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट किया जिसमें था कि जो लोग हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स उनके कलर के बेसिस पे, एक थे ब्लैक्स, एक थे व्हाइट्स और एक थे कलर्ड। ब्लैक थे अराउंड 3/4 पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक्स थी, व्हाइट जो भी यूरोप से आए हुए थे, एंड कलर्ड में जो मिक्स कलर के थे, अदर कलर के लोग जो थे जैसे इंडियंस वगैरह, उनको बोलते थे कलर्ड। तो ये 3 लोगों में डिवाइड कर दिया कलर के बेसिस पे। और क्या करते थे, जो व्हाइट्स होते थे वो बहुत ज्यादा ब्लैक्स को परेशान करते थे। किस तरह से परेशान करते थे? पहली चीज तो ब्लैक्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था, जो वोटिंग राइट था वो केवल व्हाइट्स के पास था, और जो ब्लैक्स थे उनको व्हाइट के एरियाज में जाना अलाउ नहीं था। वो तभी जा सकते थे जब उनको कोई काम हो, और काम हो तो उनको उसके लिए परमिट लेना पड़ता था भाई। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कि वो एरिया है, आप उस एरिया में जा ही नहीं सकते हो। उसके अलावा उन्होंने कॉलेज, लाइब्रेरी, टॉयलेट, चर्चेस, मॉल्स, एवरीथिंग, जो भी चीजें होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उसको व्हाइट्स के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग बना दिया था। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी कि जो चीजें हैं वो सबके लिए अलग। इवन चर्च देखिए, भगवान को जो पूजा करने जाते हैं हम लोग हमारे लिए, वैसे उनके जो चर्च है, चर्च भी उनके लिए अलग बना दिया गया था। जो ब्लैक्स थे उनके लिए अलग, व्हाइट्स थे उनके लिए अलग। तो इस तरह की कुछ। इसके अलावा देखिए, वो लोग इसके अगेंस्ट में, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में वो लोग कोई अपोजिशन, कुछ नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, मिलके कुछ इकट्ठा होकर कुछ प्लान नहीं कर सकते थे कि हाँ ये गलत चीज हो रही है। तो पूरी तरह से ये उनके लिए इलीगल था और उनको जेल जाना पड़ सकता था अगर कोई भी इस तरह का काम करता है तो। चलिए, सो ये चीजें सब लोगों ने अपने आप को बहुत बर्दाश्त की, लेकिन 1950 आते आते बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, वो इंडियंस, इनके अलावा बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, वो लोग भी इसके अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट उन लोगों ने आवाज उठाई। यहाँ पे एक नाम आता है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वहां का अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का एक नेशनल एसोसिएशन था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने जो स्ट्रगल थी उसको लीड किया था। इसके अलावा वहां पे जो स्ट्रगल हुआ उसमें इंडियंस भी थे, यूरोपियंस भी थे, और बाकी की जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने भी इस तरह के अपार्थाइड सिस्टम के क्या किया, डिनाउंस किया था कि भाई आप गलत कर रहे हो, कि जो नेटिव्स है आप उनको इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रगल इन लोगों ने किया। बट लेकिन जो यूरोपियन थे, जो भी व्हाइट रिजीम थी, उन्होंने अपना जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको कंटिन्यू रखा। बट हर चीज की लिमिट होती है, एक लिमिट आई और उनको जो गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट थी, उसको रियलाइज हुआ कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा।
ठीक है, अब मैं और सप्रेस करके नहीं रख सकता, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा है। तो उन्होंने अब क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। ठीक है, पॉलिसी चेंज की, डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ थे उनको रिपील कर दिया, जो पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाया हुआ था उसको रिमूव कर दिया, मीडिया पर जो भी बैन लगाया हुआ था मीडिया उसको भी रिमूव कर दिया। एंड 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला, जिनको जेल भेजा गया था, यहाँ पे देखिए रॉबिन आइलैंड सबसे भयानक एक तरह से आप बोल सकते हो जेल था वहां का, वहां पे भेजा गया था उनको, वहां से 28 ईयर्स के बाद वो जेल से बाहर आए। एंड फाइनली नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका ये अनफोल्ड किया गया 26 अप्रैल 1994 को, मतलब आप बोल सकते हो 1994 26 अप्रैल ये वहां का गोल्डन डे बोला जाता है। साउथ अफ्रीका का जो गोल्डन डे है वो कब बोला जाता है, 1994। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नई डेमोक्रेसी का जन्म होता है, यहाँ से वो डेमोक्रेटिक होकर निकल रही है कंट्री जो है कि हमारी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोगों को एक तरह से आजादी मिल गई, अब वो खुद रूल कर सकते हैं। तो अब क्या होती है कि जो ब्लैक लीडर्स होते थे जिन्होंने ये जो हमारा स्ट्रगल हुआ था उसमें साथ दिया था, तो उन्होंने अपने लोगों से अपील की, दे अपील टू फॉरगेट ऑल द एट्रोसिटीज, मतलब उन्होंने बोला कि अब हमारा एक नया देश बन रहा है, ये देश की जो नींव होगी उसको हम लोग दुश्मनी से नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबके साथ इक्वालिटी बना के रहेंगे, चाहे वो व्हाइट्स हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सबके साथ हम लोग मिल के रहेंगे। इस तरह से उन्होंने बोला, अपने लोगों से अपील की, ठीक है, कि हम लोग इक्वालिटी बना के रखेंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यहीं पे जो दोनों पार्टी थी, एक जो रूल कर रही थी पहले और एक जिसने स्ट्रगल किया था, दोनों पार्टी मिलके बैठी क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। दोनों ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। अराउंड 2 ईयर्स, 2 साल का डिबेट हुआ, डिबेट डिस्कशन, कुछ चीजों पे कोई सहमत था, कुछ चीजों पे कोई सहमत नहीं था। तो फाइनली 2 साल बाद उनका एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, जिसको फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने साल 1994 तक इतना ब्रिटिशर्स का रूल चला था, यूरोपियंस का रूल चला था, उसको हटा के अब वो लोग एक नए एरा में एंटर कर रहे थे, और इस एरा में वो सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज ये लोग क्रॉस करके निकल रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बखूबी तैयार किया था, इसीलिए इसको फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो चलिए यहीं की कहानी से समझते हैं हम। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मींस ब्लैक्स, अब माइनॉरिटी कौन है, व्हाइट्स। तो आप देखने जा रहे हो कि मेजोरिटी रूल लग जाएगी, बिकॉज डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी रूल मतलब ब्लैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनको इन लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि इक्वालिटी बना के रहेंगे, तो ब्लैक्स को ये डर था कि हमको ये मेजोरिटी रूल चाहिए, क्या ये रूल बन के रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ठीक है, उन्होंने वो सहमत तो हो गए कि हाँ भाई माइनॉरिटी को आप राइट दे दो, तो मेजोरिटी को चाहिए था मेजोरिटी रूल, एंड माइनॉरिटी को चाहिए था कि उनको जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे पहले से ही, और उनको जो भी उनके प्रॉपर्टी थी, राइट्स थे, वो उनसे ना छीने जाए। ठीक है, माइनॉरिटी को ये चाहिए था, एंड मेजोरिटी को चाहिए था कि हमको अच्छा खासा हमारा जो मेजोरिटी रूल है, इक्वालिटी मिले, राइट्स मिले, वो चाहिए था। तो ये सारी चीजें दोनों ने आपस में डिस्कशन करके ये लोग एग्री तो हो गए, इन्होंने एग्री हो गए, और इन्होंने एक तरह से अपने आप को बोल दिया कि हाँ हम एक नए कंट्री बनाने जा रहे हैं। बट क्या कोई ट्रस्ट है, आप ये कैसे बोल सकते हो कि आगे चल के कोई गवर्नमेंट आएगी, सपोज मेजोरिटी की सरकार आ गई, उसने माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, सिचुएशन आ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं उनमें आपस में ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है। नेक्स्ट, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी एंड वो किस तरह से डिसीजन लेगी, उसके पास पावर्स क्या क्या होंगी, बेसिकली अबाउट गवर्नमेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है। एंड नंबर 3, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन पावर ऑफ द गवर्नमेंट।
साथ में ही ये गवर्नमेंट की लिमिटेशन भी बताता है कि आप पावर को मिसयूज नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट की लिमिट्स भी बताता है, एंड टेल्स दी राइट्स ऑफ द सिटीजन, मतलब जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के उनके राइट्स को भी बताता है। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट की पावर बता रहा है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन बता रहा है, और साथ में बता रहा है कि सिटीजन्स की क्या क्या पावर होंगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आकांक्षा लेके आता है कि आप कैसे एक नई सोसाइटी बनाओगे, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम नहीं बोल सकते हैं दैट कंट्री वुड बी डेमोक्रेटिक, बट अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है देन फॉर श्योर वो उसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल यूएसए की बात कर ले, यूएसए में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबके जो भी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया की कहानी क्या थी, इंडिया में क्या होता है। एज यू नो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिशर्स जाने लगे, तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस इन काइंड कि लोग जो थे बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग थे, लोगों की चैलेंजेस बहुत थे, कुछ लोगों के विचारधारा अलग थी, कुछ लोगों की विचारधारा अलग थी, तो उनको एकजुट मिलाना बहुत बड़ा चैलेंज था। ऊपर से इंडिया एंड पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, दो कंट्रीज बन गई थी, पार्टीशन हो गई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और साथ में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे जिनको ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया कि आप चाहो इंडिया में रहो, आप चाहो पाकिस्तान में रहो, या फिर आप अकेले रह सकते हो, मीन्स इंडिपेंडेंट होके रह सकते हो। तो बहुत बड़ा पार्ट जो था वो प्रिंसली स्टेट थे हमारी कंट्री में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट को इंडिया में लेके आना। तो हमारी जो लीडर्स थे उन्होंने किसी तरह से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में वो लेके आए। तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने कि हम आगे अपनी कंट्री का फ्यूचर कैसे बनाएंगे, क्या करें हम अपनी कंट्री के फ्यूचर के लिए। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी, सबके अलग अलग थॉट्स थे, लेकिन कुछ थॉट जो थे वो सबके लिए सिमिलर थे, जो बहुत पहले ही सबने डिसाइड कर लिए थे ड्यूरिंग द स्ट्रगल। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे बात करें 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर, उन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने सोचा था कि हाँ हमारी कंट्री का ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके अलावा 1931 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कराची सेशन, जहां पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है। इन सब चीजों में कॉमन क्या था, कॉमन थे इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये चीज कॉमन थी। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट्स, ये सारी चीजें इन लोगों में क्या मिलती हैं, कॉमन मिलती है। मतलब भले ही लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है लेकिन कुछ चीजों पे वो लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ पे, तो जो भी सरकार बनती थी, सरकार में जो इलेक्शन होता था उसमें इलेक्शन में सब लोग वोट नहीं देते थे, जिसकी वजह से बोला जाता है कि कॉलोनियल रूल में जो लेजिस्लेचर था वो बहुत ज्यादा वीक था, क्योंकि सब लोग भाई वोट नहीं दे रहे हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ से वो लेजिस्लेचर बहुत स्ट्रांग होगा, इसीलिए उसका जो लेजिस्लेचर था वो बहुत वीक था। ये चीजें हमारी जो लीडर थे उन्होंने देखी हुई थी, और साथ में कॉलोनियल रूल में उन्होंने जो कॉलोनियल रूल का स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था, उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ था। इसीलिए जब हमारी सरकार बनती है, हमको आज़ादी मिलती है, तो हमारे जो भी लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ जो प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंडिया के लिए आई हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इनको अच्छी लगी थी, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से प्रोविजंस को उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, बहुत सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कंट्रीज से भी चीज़ें ली गई हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएसए से बिल ऑफ राइट्स जो है उनका, और इसके अलावा जो रशिया था, रशिया से यहाँ से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का पार्ट लिया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ आइडियाज लिए गए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये सिस्टम। तो ये
कुछ चीजें हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज के आइडियल्स भी लिए हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे का तैसा हमने उठा के अडॉप्ट कर लिया, नो, हमने हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग उस चीज को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक इलेक्टेड बॉडी थी, जिसमें इलेक्टेड थी, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था। यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वहां से ये इलेक्ट होके गए थे, ठीक है। सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। इसका इलेक्शन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 को, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जैसे पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गई थी, और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी दो पार्ट में बट गई, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में। सो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो 299 मेंबर्स थे, और इन लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया था कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना इसी दिन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था। अब आप लोग बात करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बने इतना टाइम हो गया, अराउंड 70 ईयर्स हो गए, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव क्यों करें, क्यों माने हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को? 70 साल हो गए हैं तो मानना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन आप बोल सकते हो कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे बहुत सारी विचारधाराएं जो लोग थे, उन्होंने सब कुछ देखते हुए उस टाइम के लोग इससे बहुत एग्री करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में आप बताओ, आपने कभी किसी भी बड़े लेवल पे कभी किसी को देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो सबकी सारी सोसाइटी सबकी चीजों को लेके ध्यान में रखकर बना था, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मतलब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे वो क्या थे? वो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, भले ही इनडायरेक्टली थे, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, इलेक्ट होके गए थे। इनडायरेक्टली थे कि प्रोविंस से वो इलेक्ट होके आए थे, लेकिन जो प्रोविंस थे वो भी पूरी कंट्री में फैला हुआ था, मतलब पूरी कंट्री से जो लोग थे वो निकल के जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो मैक्सिमम इसमें कांग्रेस के मेंबर्स थे, लेकिन कांग्रेस के मेंबर्स में भी सबकी जो विचारधाराएं थी वो उस टाइम पे अलग अलग थी। सब एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, एक दूसरे को अपोज भी करते थे किसी किसी मैटर पे, और कांग्रेस के अलावा बाकी लोग तो थे ही एक दूसरे को अपोज करने के लिए। तो मतलब हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज, हर लोग वहां पे प्रेजेंट थे जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब सबकी बातें वहां पे रखी गई और बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। एंड द लास्ट वन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बना, मतलब पहले इन्होंने मिलके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए कि हाँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके जो चेयरपर्सन थे वो थे BR अम्बेडकर। इन्होंने इनके चेयरपर्सन थे ये, और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। और इस ड्राफ्ट के ऊपर बहुत बार डिस्कशन हुआ एंड अराउंड 2000 अमेंडमेंट्स इसके ऊपर निकल के आए एंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और ये डिबेट जो है वो रिकॉर्ड करके रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से, ठीक है। ये सारे जो भी डिबेट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसको जो ये रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसको अभी भी जब जरूरत पड़ती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, देन इसको यहाँ से देखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एक तरह से ये डिबेट से बताते हैं कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली वैल्यूज क्या क्या थी। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हो गांधी जी का नाम आप नहीं सुनते हो, जो आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सब है, लेकिन आप गांधी जी का नाम नहीं सुनते हो कि उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि वो नहीं आए थे, वो एक मेंबर नहीं थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ठीक है। जैसे गांधी जी ने अपनी एक बुक यंग इंडिया 1931 में लिखी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो उसी वैल्यूज से कुछ लोगों ने, जो असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने अपने गांधी जी की बातें थी उन्होंने रखी, ठीक है, और गांधी जी की बातों से सहमत होकर लोगों ने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बहुत सारी बातें गांधी जी की रखी गई थी। हालांकि जो अंबेडकर जी थे वो भी कुछ चीजों में गांधी जी से सहमत थे, लेकिन बहुत बार उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करें, गांधी जी ने भी बोला था राइट टू इक्वालिटी, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था राइट टू इक्वालिटी, लेकिन कुछ चीजों में वो जो बी आर अम्बेडकर साहब थे वो गांधी जी को क्रिटिसाइज भी करते थे, ठीक है। तो कुछ चीजों में आप देख सकते हो कि वैल्यूज जो थे कभी एक जैसे होते थे, कभी अलग अलग होते थे। बहुत आसान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, बहुत ही सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिलॉसफी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो दिखती है हमारी प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ना शुरू करोगे सबसे पहले आपको प्रीएम्बल मिलेगा। प्रीएम्बल एक तरह से कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये दिखाता है हमारा प्रीएम्बल। अगर आपके पास बुक है देन प्रीएम्बल खोल लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो प्रीएम्बल को हम लोग समझेंगे, उसके जो कीवर्ड्स है उसको समझेंगे मेन। तो देखिए, हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आपके पास प्रीएम्बल है देन उसको ओपन कर लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल द्वारा बनाया गया है। किसके लिए? पीपल के लिए। मतलब वो भले ही रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है लेकिन वो लोगों के लिए ही है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट, मतलब किसी भी कंट्री में जो लोग हैं उनके पास अपनी डिसीजंस लेने का जो राइट है वो सबसे सुप्रीम है। कोई भी एक्सटर्नल पावर उनको इंटरफेयर नहीं कर सकती है उनको अपना डिसीजन लेने में। अब वो डिसीजन चाहे उनका इंटरनल मैटर हो चाहे वो उनका एक्सटर्नल मैटर हो, तो कंट्री के लोग फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो सॉवरेन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब कि कोई भी वेल्थ है वो सोशली जनरेट की जा रही है, ठीक है। तो सोशली जनरेट की जा रही है तो सबको जो डिवाइड भी वो सबको इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सोशलिस्ट का मतलब है दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी? ये प्रॉपर्टी को जो भी इसको रेगुलेट करती रहेगी टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी इकोनॉमिक अनइक्वालिटी ना आने पाए कंट्री में। नेक्स्ट वन इज सेक्युलर। सेक्युलर सबको पता होगा दैट citizens have complete freedom to follow any religion। मतलब जो भी कंट्री में सिटीजन्स हैं सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी आजादी है। कोई रिलीजन उन पे थोपा नहीं जाएगा और कंट्री का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, दैट इज सेक्युलर। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के द्वारा बनेगी, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का राइट होगा एंड जो सरकार होगी वो लोगों के लिए क्या होगी? अकाउंटेबल होगी, उनको जवाबदेही होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन सिंपल सी डिफिनेशन रिपब्लिक का कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडेटरी। कि जो हेड ऑफ द स्टेट बन के आएगा दैट इज प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में, वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे, वो हेरिडेटरी नहीं होंगे, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सी? सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। मतलब जो सिटीजन्स हैं आप उनको न्याय मिलना चाहिए, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एंड जेंडर के बेसिस पे। तो जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड द नेक्स्ट लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब लिबर्टी मीन्स होती एक तरह से स्वतंत्रता, आजादी होगी। तो लिबर्टी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे सिटीजन पे कि क्या वो सोचते, हम एक्सप्रेशन पे, बिलीफ पे, फेथ पे, वर्शिप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी किसमें? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब सारे जो लोग हैं वो लॉ के सामने क्या है? इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड सबका स्टेटस क्या होगा? इक्वल होगा। एंड फ्रेटर्निटी मतलब हो गया कि आप सब भाईचारे से रहोगे, कोई दूसरे सिटीजन को, अपने फेलो सिटीजन को आप इंफीरियर नहीं समझोगे, ठीक है। सब लोग मिलके एक फैमिली की तरह सब लोग रहोगे एंड कंट्री की डिग्निटी, इंटेग्रिटी, लोगों की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। सो दिस वाज द प्रीएम्बल गाइडिंग वैल्यूज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आए वो हमने देख लिया और फिलॉसफी हमने देख ली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल से हमको रिफ्लेक्ट होती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। मतलब
मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बस यही नहीं बताता है कि फिलॉसफी क्या होगी, वैल्यूज क्या होंगे, यही नहीं बताता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि इन सारी वैल्यूज को हम कैसे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इंस्टीट्यूशन में लेके आएंगे, तो वो सारी चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि कुछ रूल्स बन गए तो आप उसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे मेकर्स ने ये जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन रहा है तो सोसाइटी क्योंकि चेंज होगी, बहुत ज्यादा सोसाइटी मॉडिफाई होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जरूरत पड़ सकती है कुछ चेंजेस की। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक प्रोविजन बनाया कि हाँ, हम टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया, देन हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज कौन कौन सी थी, एंड द लास्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हम चेंज कर सकते हैं कि चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया है, एंड अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है, अभी भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।